दीपक वोरा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, 11 साल का वक्त और हर बड़ी मुलाकात दोस्ती के लिए जो होती थी, उन तस्वीरों के बाद देप्सोंग से लेकर तवांग पर तनाव के झटके आते रहे। 3,488 किलोमीटर की LAC एक ऐसी फॉल्ट लाइन मानी जाती है जहां सैनिक टकराव के भूकंप हमारी नियति कई लोग मानते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि परिस्थितियों को संभाला जा सकता है? इस समझौते के जरिए वाकई सब कुछ सामान्य जमीन पर हो जाएगा और हम चीन पर भरोसा कर सकते हैं? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। यू आर आउटस्टैंडिंग और आपका चैनल तो बेमिसाल है। फिर जनरल मैस्टन जैसे लोग यहाँ पर है, मेरी क्या ज़रूरत है? इतने सारे एम्बेसडर्स, बाकी जनरल साहिबान हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। चीन के बारे में इतना ही कहूँगा मैम, इस समय हम रूस में हैं और रूसी भाषा का जो मैं बोलता हूँ, एक आपको मुहावरा बता देता हूँ। हाँ। दवरे नो प्रोवेरिया, इसका मतलब है ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा करो पर आंखें खुली रखो। लेकिन चीन के साथ वेरीफाई 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 बट डोंट ट्रस्ट, ये नंबर 1 के धोखेबाज हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये मैं क्यों कह रहा हूं मैम। 2010 में मीटिंग हुई थी आसियान रीजनल फोरम की हनोई में, मैं वहां पे पोस्टेड रहा हूं। तो उसमें सिंगापुर के जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से कहा, भाई ये दक्षिण चाइना सी में तुम पंगा क्यों ले रहे हो? और चीनी क्या कहता है, अबे पिस्सू चुप कर जा, तुम छोटे देश हो, मैं टाइगर हूं। चीन किसी को बराबर का नहीं मानता और जब तक ये मानसिकता उसके पास है वो बाज नहीं आएगा। मैडम, जितनी मर्जी पीएम साहब बातचीत कर लें, कितनी बात की है, टिंग टोंग पिंग पोंग जो भी उसका नाम है, ये मीटिंग खत्म होगी ब्रिक्स की, वापस आएंगे और फिर चीनी सेना कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन हमारे पास जनरल मैस्टन जैसे जाबाज सिपाही हैं, उनको ऐसा करारा तमाचा पड़ेगा जो पहले पड़ चुका। आई कंक्लूड मैम, जस्ट 15 सेकेंड्स मोर बाय सेइंग, आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी पहुंच गए हैं काजान, और मेरे एक मित्र हैं रशियन मित्र जो मेरी तरह बहुत सिनिकल हैं अबाउट यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने कहा है वो पहुंच गया। पश्चिम ने उसको बहुत कहा मत जा, वो चला गया, जानता है संयुक्त राष्ट्र संघ डूब रहा है। अब फिर सवाल मुझसे पूछते हैं क्या वो नौकरी ढूंढ रहा है ब्रिक्स के सेक्रेटरी जनरल की? इसका मैं आगे क्या कह सकता हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है जनरल मैस्टन, आपका टेक इस पर। अब जो उन्होंने कही है बात, बहुत 2-3 लाइनें जो मुझे सबसे बड़ा टेक अवे लगा। एक तो वो ट्रस्ट करना चीन पर बहुत, इट इज एट इट्स ओन रिस्क, जो कि भारत खुद नहीं करेगा। हमारी सेना सबको जानती है, उसके बाद जनरल शंकर भी बताएंगे, आशुतोष भी बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब हम बार बार, मैं अगर RIC ट्रॉयका की बात कर रही हूं, तो ब्रिक्स के जरिए क्या ये एक ऐसा वक्त है जब संदेश कई पश्चिमी मुल्कों को दिया जा रहा है, US कनाडा जैसे देशों को भी दिया जा रहा है, जो आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाते हैं। आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़े हुए लोग, उसकी फंडिंग करने हुए लोग की वकालत करने के लिए वो भारत जैसे देश के सामने खड़े हो जाते हैं बिना सबूत के, और कहते हैं ये अभिव्यक्ति की आजादी है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आतंकवाद के प्रमाण भारत देता है, उसको वो नजरअंदाज करते हैं। तो एक बड़ा मैसेज भी है क्या इस द्विपक्षीय बातचीत के जरिए? क्या रूस की पहल भी बहुत निर्णायक रही है कि हम रशिया, इंडिया, चाइना, हमें एकजुट होना होगा, तनाव को थोड़ा कम करिए आप दोनों देशों के बीच में? और ये मतलब भारत का ये ऑब्वियसली खुद का कॉल है, लेकिन इसको किस तरह से आप देखते हैं अभी के नज़ारे में विश्व के? अंजना, 2-3 पॉइंट छोटे हैं। पहला तो भरोसा, ट्रस्ट। देखिए, कल आर्मी चीफ ने भी बहुत साफ साफ लफ्जों में बोला था कि ये जो भी अभी हो रहा है, जो अभी ये पेट्रोलिंग डील भी अभी हुई है, ये एक ट्रस्ट के माहौल पे हुई है, और ये ट्रस्ट का क्रेडिट मैं मिलिट्री डिप्लोमेसी और नॉर्मल डिप्लोमेसी को देता हूं। कारण यह है कि ग्राउंड में जो हमारे कमांडर से, कोर कमांडर से लेके ब्रिगेड कमांडर्स तक हर लेवल पे मीटिंग होती है। 21 दौर की बैठक हो चुकी है कोर कमांडर। बिल्कुल, तो ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स होती हैं। तो इसमें क्या है कि एक डायलॉग वहां पर डे टू डे हो जाता है जवानों के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में, जो ग्राउंड ट्रुप्स हैं। तो एक तो वो श्रेय होता है, और साथ में जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो लाजवाब रही है कि ये सारा जो भी आगे चल रहा है वो उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या चीन पे भरोसा कर सकते हैं? कई उदाहरण है जहां पर चीन धोखेबाजी कर सकता है। अभी जैसे एम्बेसडर साहब ने भी बोला, मेरे को लगता है कि चीन पे भरोसा नहीं है। इसलिए कल भारतीय सेना के चीफ ने भी बोला है कि हम अपनी पूरी तैयारी तो रखेंगे, और ग्राउंड पे प्री 2020 पोजीशन जो हैं उस पे हम पूरा अमल करना चाहेंगे, और जो अभी इसका फाइन प्रिंट निकलेगा। अगला पॉइंट जो आपने उठाया RIC का, देखिए इस जरिए ये जो 3 यूरेशिया में नेशंस हैं, रूस, चाइना और इंडिया, पहली बात ये तीनों पड़ोसी देश हैं। तीनों देश के बीच में कंपटीशन भी रहेगा हमेशा,
और कोऑपरेशन भी रहेगा। तो क्या तीनों देश मिल सकते हैं? मेरे को लगता है ये वक्त ही बताएगा। हिंदुस्तान और चीन कभी भी इकट्ठे हो ही नहीं सकते हैं, ये टेम्परेरी मेजर चलेगा। साथ ही मेरे को ये लगता है कि जो वेस्ट को, प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट को भी मैसेज कन्वे किया है और चीन को भी किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि चीन को भी कन्वे किया है कि कोई भी दोहरी ये जो टेररिज्म पे है नीति नहीं अपना सकते हैं कि एक जगह आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को आप प्रचार करते हैं। और टेररिज्म की फाइनेंसिंग को भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट लफ्जों में बोला है कि टेररिज्म का बिल्कुल फंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये फंडिंग होनी चाहिए अपने अपने देश की डेवलपमेंट के लिए। एक ये बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट बोला है। तो ये कोशिश तो कर रहे हैं कि ये वेस्ट को स्टेटमेंट होनी चाहिए जो पुतिन साहब की कोशिश है, लेकिन वक्त बताएगा कितना सक्सेसफुल रहता है। जल्दी से एक बार अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, आप न्योमा हाईएस्ट एयर फील्ड पर आप पहुंचे थे, किस तरह से आप इसको जमीन पर उतरता हुआ देखते हैं? हालांकि अब मुझे लग रहा है आप श्रीनगर वापस पहुंच गए हैं, किस तरह से आप इस समझौते को जमीन पर उतरते देखते हैं? अंजना, दरअसल सबसे बड़ा यहाँ सवाल खड़ा होता है, आखिर इतनी 21 दौर की बातचीत जिसका जिक्र आपने भी किया, जो ग्राउंड लेवल पे कमांडरों की हुई, आखिर उसमें नतीजा क्यों नहीं निकला और क्यों अब देश के प्रधानमंत्री और चीन के प्रीमियर जो है इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दरअसल चीन अब समझ गया है कि भारत वो भारत नहीं रहा जो आज से पहले 50, 60 या 70 के दशक में था। चीन की आदत थी 50 से ही, जैसे आशुतोष ने कहा, वो आते थे क्योंकि खाली इलाका होता था, वहां पर निर्माण करते थे, सड़कें बनाते थे और फिर उस पर कब्जा जमाते थे। लेकिन 2020 के बाद सरकार और सेना ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी, जिसका मैंने रिपोर्ट में उल्लेख किया है। अब चीन की इस तरह की सड़कें हो, एयरबेसिस हो, हाईवेज हो, सब कुछ पिछले 4 साल के दौरान जो है भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन ने तैयार किया है। और कहीं ना कहीं वो चुप रहा है चीन को कि अब मिनटों में जो है वायुसेना का कोई, चाहे जगवार हो या कोई और भी जहाज हो, वो यहाँ लद्दाख में LAC पर बमबारी के लिए पहुंच सकता है। कोई बड़ी से बड़ी महाशक्ति वाली टैंक हो, वो भी LAC पर पहुंच सकती है। तो उन्हें ये महसूस अब हो रहा है और यही कारण है कि अब वो भारत की वो बात मान रहे हैं जो सालों से, यानी 2020 से भारतीय सेना और भारत सरकार कह रही थी। अब जाहिर सबसे बड़ा मसला ये है कि LAC पर ना ही चीन के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आना है, ना ही देश के प्रधानमंत्री को। वहां पर मौजूद रहेंगे वो सैनिक, चाहे चीन के PLA के सैनिक हो या भारतीय सैनिक हो, उन्हीं को भी पेट्रोलिंग करनी है। तो जाहिर है कि जब उनके बीच 21 दौर की बातचीत हुई है, जो अब 22वें दौर की बातचीत होगी, उसमें चीन के कमांडर को भी समझना होगा कि मुझे जो है ग्रीन सिग्नल ऊपर से है, भारत के कमांडर को भी ये मालूम होगा कि ग्रीन सिग्नल जो है प्रधानमंत्री की तरफ से है। तो जाहिर है वहीं पर ये मामला जो है कहीं ना कहीं सुलझ सकता है। धन्यवाद आपका अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन यहाँ पर आशुतोष आपसे लेते हुए, जिसके बाद मैं जनरल शंकर के पास जाऊंगी, अचल जी के पास जाऊंगी। हम अर्थव्यवस्था भी दिखा रहे हैं, चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में वो जो उनका अनुमानित GDP था उससे नीचे, और भारत को हम कंपैरिजन में देखें, एक बार नंबर्स दिखा दीजिए। भारत 2023 में अगर आप देखें 8.2 और चीन 5.2, विश्व का 3.3। 24 में जो 7, 4.8, 3.2 विश्व का, और 25 में जो अनुमानित है लगभग 6.5% भारत का और 4.5 पर चीन। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था अपने ही देश में पहली बार एक ऑटोक्रेट होने के बावजूद पूरी तरह से घिर रहे हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के जरिए जीत कर PM बने, वहीं हम शी जिनपिंग को भी देख रहे हैं, उनके पूरे प्रोफाइल को देख रहे हैं। लेकिन अब उनके देश में भी कोविड से लेकर कई चीजों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां पर विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उनकी जो तानाशाही कार्रवाई है वो भी विश्व ने देखी। घिरते हुए शी जिनपिंग है और इसीलिए इस समझौते को अपनाना उनके लिए अब सच्चाई थी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि शी जिनपिंग कहीं घिरते हुए दिखाई पड़ रहे। देखिए, एक चीज महत्वपूर्ण, अगर आप GDP से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में चाइना की जो इकोनॉमी वो प्लेटो कर चुकी है, तो उस स्पीड से नहीं बढ़ सकती जिस स्पीड से भारत या कोई दूसरी इकोनॉमी बढ़ सकती। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि आज की तारीख में चाइना 19.53 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, भारत सिर्फ 3.93 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। तो हमारे और उनकी जो इकोनॉमी का साइज है और उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसमें कोई तुलना उस लिहाज से नहीं। और अगर चीन और भारत के अगर आप ट्रेड देखेंगे तो उसमें भी बहुत ही लॉपसाइडेड है। भारत तकरीबन 110 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करता है चाइना से और सिर्फ 15 बिलियन डॉलर हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं।
इसका मतलब क्या है कि अगर चाइना अगर आज अपने आप को पीछे करने की कोशिश करे तो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उससे बहुत ज्यादा धक्का लग जाएगा। जहां तक चीन की अंदरूनी राजनीति का प्रश्न है तो सी जिनपिंग का टोटल कंट्रोल अपनी पार्टी के ऊपर, वहां का जो स्टेट स्ट्रक्चर उसके ऊपर टोटल कंट्रोल है। वहां पे जो अब थोड़ी सी दिक्कत, जो हीटिंग इफेक्ट दिखाई पड़ रही है, वो सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि जॉबलेसनेस थोड़ी बढ़ रही है, लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं और लोगों की ये बात समझ में आ रही है कि जिस गति के साथ पहले उनकी इकोनॉमिक स्थिति बेहतर हुई, अब उस स्थिति से नहीं हो पा रही। लेकिन ये समझना कि चीन जो है वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है या उसकी इकोनॉमी जो कहीं गिरती पड़ती दिखाई पड़ रही, वैसा मुझे कम से कम दिखाई नहीं पड़ता। आज की तारीख में चीन की सबसे बड़ी कोशिश क्या है और जिसकी वजह से चाइना जैसे देश, अमेरिका जैसे देश भी उनसे थोड़ी सी दहशत खाते हैं, वो इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर आज की तारीख में चाइना है। अमेरिकन को भी इस बात का डर लगता है कि जिस तरीके से वो उनके मार्केट के अंदर घुस रहे हैं, जिस तरीके से चीन भारत के मार्केट के अंदर घुसा हुआ है, वो पूरी दुनिया के लिए एक कंपटीशन को पूरी तरीके से खत्म करने वाली थी। तो मुझे लगता है कि भारत को चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए, डिस्पाइट ऑल द इरिटेशंस, ऑल द डिस्ट्रस्ट, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता कम से कम मुझे दिखाई नहीं जनरल पड़ता। उस पर शंकर, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जनरल शंकर, आप इस बायलैटरल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि तकरीबन 1 साल हो गया जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये उन्होंने तकरीबन साल भर पहले कहा था। अब एक मेच्योर डिसीजन लेने के लिए एक प्रोसेस होता है अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, यानी कि लीडर बताएगा कि किस तरीके से चलना है, नीचे से बताएंगे लोग कि किस तरह से डिसीजन को हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा नमूना मुझे नजर आ रहा है कि देयर इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। उसको अचीव करने के लिए ऊपर से नीचे बात आएगी और नीचे से ऊपर बात जाएगी। तो प्रधानमंत्री ऊपर से बता रहे हैं, आर्मी के सोल्जर से लेके कोर कमांडर्स और आर्मी चीफ तक नीचे से बता रहे हैं, डिप्लोमेट्स अपने दोनों इन चीजों में अपनी सहमति दिखा रहे हैं, अपनी योगदान दिखा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दैट एक विजन होना चाहिए। विजन है दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उस विजन को अकम्प्लिश करने के लिए किस तरीके से चलना है। एक और लफ्ज में इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमें बड़ा एक शब्द याद आ रहा है इस समय, सलामी स्लाइसिंग। हम बहुत सालों से ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि चाइना इज इंडल्जिंग इन सलामी स्लाइसिंग, यानी कि वो छोटे छोटे कदम लेके हमारी टेरिटरी को कब्जा करना चाहता है, वो हम भूल नहीं सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट होगा बहुत अच्छा है और ये माहौल बहुत अच्छा है। ब्रिक्स का माहौल, जबकि बात करते हैं हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी की, सॉवरेंटी की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इंजीनियर सिक्योरिटी की, क्लाइमेट चेंज की, सब चीज की बात होती है, चाहे G20 हो चाहे ब्रिक्स हो। तो दिस इज द राइट एटमोस्फियर टू गिव रियली सब्सटेंस टू दिस मटेरियल। तो देखिए अभी आप ये होगा कि पहले शायद थोड़ी सी डिसएंगेजमेंट हो जाए जहां पे आई बॉल टू आई बॉल है। और इसमें एक बहुत जरूरी समझने की बात यह है कि चाइना अब समझ गया है कि भारत की आर्मी किसी प्रकार से उससे कम नहीं है, ये 62 की आर्मी नहीं है। अगर भारत की आर्मी को जरूरत पड़ती है, अगर चाइना वहां 50,000 ट्रुप्स लाता है तो इंडियन आर्मी में 50,000 ट्रुप खड़े कर सकती है। अगर वो टैंक लाता है तो हम भी टैंक खड़े कर सकते हैं, बराबर की चोट है। तो अब चाइना चाहेगा कि लड़ाई युद्ध ना हो। देखिए, चाइना की पुरानी पॉलिसी और भी है, ही वॉन्ट्स टू कोर्स टू सबमिशन, यानी वो चाहता है कि बिना लड़ाई करे मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। अब वो समझ रहा है कि लड़ाई से तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ एक ही विकल्प है, बातचीत के जरिए। लेकिन सब कह रहे हैं और मैं इसका सपोर्ट करता हूं कि दिस इज एन एरा वे यू मस्ट ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट इज नेसेसरी ओनली इफ यू कैन सी इट। हमारे एम्बेसडर साहब कहते हैं वेरीफाई, वेरीफाई एंड वेरीफाई। अवश्य वेरीफाई करना पड़ेगा। आखिर में जो लास्ट स्टेप होगा, में बहुत सारे स्टेप है बीच में, पहले पेट्रोलिंग शुरू होगी, फिर उसकी कई एक परसेप्शन लाइंस ड्रॉ होंगी। वो कहेंगे जी हमारा इलाका ये है, हम कहेंगे हमारा इलाका ये है। उसके बाद फिंगर से पीछे हटेंगे, डिमचौक से पीछे हटेंगे। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है द इंटरनेशनल बॉर्डर मस्ट बी डिलिनिएटेड। ये पिछले कितने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चाइना का इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, लेकिन वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रहता है। कभी लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाती है। वो कहते 11 दफा 12 दफा तो ये परसेप्शन लाइन बदल चुकी हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 टाइम्स द परसेप्शन लाइन चेंज। हम कहते हैं हमारा इलाका है, अगले दिन वो कहते हैं जी हमारा इलाका है, फिर एक लाइन हमारी तरफ कर देता है, हम वो एक लाइन उसकी तरफ कर देते हैं।
So the ultimate objective, which I would call disengagement, रिजल्टिंग इन फ्रेंडली रिलेशनशिप कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया जाए। तो जो हमारी लीडरशिप आज है उसको इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे कार्रवाई करनी है कि फाइनली वी हैव टू सेटल द इशू विद चाइना विद एन इंटरनेशनल बॉर्डर। दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शन लाइन से अब काम नहीं चलेगा। और बीइंग नॉट एन एरा ऑफ वॉर की तरफ ध्यान मत दीजिए, लेकिन अपने आप को कमजोर मत बनाइए। अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग रखिए, अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांग रखिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग रखिए और अपने टाइगर को स्ट्रांग रखिए। बिल्कुल, पुरानी ठीक है कहावत सर, मैं है, लौट रही हूँ दोबारा आपको आपके बताना पास। चाहूंगा हाँ, कि एन आर्मी लेड बाय अ टाइगर, या प्लीज गो एन अहेड। आर्मी लेड बाय अ टाइगर इज नो गुड। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, एन आर्मी लेड बाय अ टाइगर ऑफ शीप्स इज अ फार सुपीरियर आर्मी देन एन आर्मी लेड बाय अ शीप ऑफ टाइगर्स। तो इस समय आपके ये दीपक साहब कई दफा कहते हैं टाइगर टाइगर टाइगर, हमारे पास एक टाइगर है जो समय लीड कर रहा है। तो इस समय लीडर टाइगर होने की वजह से हमारी हैसियत बढ़ गई है। हम ये समझ रहे हैं कि हमारी ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, उसका भी हम फायदा उठा रहे हैं। तो देयर इज अ नंबर ऑफ इश्यूज जिसके साथ मिलकर एक भारत शक्तिशाली देश बन गया है। तो मैं समझता हूं ठीक कि है, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। अचल जी हमारे साथ लगातार लगातार बने हुए। जी जी जी, जनरल शंकर, मैं लौट रही हूँ। अचल जी आप इसको किस, उसके बाद से दीपक जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। भारत फिंगर 8 तक मानता है हमारा हिस्सा है, और हम जानते हैं कि चीन किस तरह से अपनी घुसपैठ करने की कोशिश करता है। जिस इंटरनेशनल बॉर्डर की वो बात कर रहे हैं, आप इसको मुमकिन देखते हैं? एक फुल एंड फाइनल रेजोल्यूशन क्या मुमकिन है? अचल जी देखिए, मैं अपनी बात इसी बात से शुरू करना चाहता हूँ कि जो भी हमारा समझौता अभी चाइना के साथ हुआ है, हालांकि अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, रास्ता खुलता है आगे बातचीत का, संबंधों को सामान्य बनाने का। लेकिन हकीकत यह है कि जितने भी हमारे मेन इश्यूज हैं, चाइना का अरुणाचल पे क्लेम या बॉर्डर को लिमिटेशन का क्लेम, इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड करने का क्लेम, वो सब अपनी जगह पे है। और क्या वो आने वाले सालों में इस पे हम कुछ कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इनफैक्ट सालों साल तक जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर रिजॉल्व नहीं कर सके, किसी एग्रीमेंट पे नहीं आ सके, तब ये डिसाइड किया गया था कि लेट इस इशू को बैक बर्नर पे रख के हम दूसरे क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और उसके चलते हुए एक औपचारिक तरीके से जनरल साहब बताएं कि सालों साल बातचीत होती रही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में और हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स के बीच में। आइडिया यही था कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कर लिए जाएं जो वहां शांति बनी रहे, और वो सफल भी रहे।